हेलो बच्चों, देखिए आज मैं बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के आया हूँ आप सबों के बीच में। और आज का टॉपिक ये उमंग बैच का जो भी क्लासेस हो रही है उस संदर्भ में बहुत सारे चीज़ें बताई गई है इस बैच में, और कुछ चैप्टर्स भी समाप्त हो चुके हैं जिसमें से बीच बीच में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का आपको अभ्यास करवाया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आपको मैं फिर आपके बीच में लाया हूं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। और जो भी बताया जा रहा है इसमें आपको खेल खेल के दरमियान में और जॉली मूड में आपको ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को आपको दिलो दिमाग में स्मरण करवा दिया जा रहा है। तो हम लोग प्रत्येक सवाल पर उस चीज को स्टडी करेंगे और एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस सवाल में सटीक होगा और राइट होगा। देखते हैं सबसे पहले आपके बीच में सवाल नंबर 1। सबसे पहले आता है सवाल नंबर 1 में पूछा है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में कि किसी साझेदारी समझौते के अभाव में, समझ में आ रही है सभी को, ध्यान है, किसी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि को विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहां करते हैं कि फर्म किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय द फर्म। साझेदारों के सामूहिक रूप को ही फर्म कहा जाता है। हम लोग जैसा कि पहले क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी साझेदारी संस्था में कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर एक सदस्य मिलकर वह संस्था अगर चलाता है तो उसको कहा जाता है एकाकी व्यापार। लेकिन जैसे ही वह एक सदस्य का और शामिल कर लेता है तो वह व्यापार साझेदारी व्यापार का रूप ले लेता है। तो यहां पर आ रहा है फर्म कि उस साझेदारी फर्म में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वह 2 हो चाहे अधिकतम 20 हो, तो इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है कि भविष्य में आने वाले समय में जो लाभ होगा उसका बंटवारा हम लोग कैसे करेंगे, व्यापार की जो स्थिति है उसको अच्छे स्थिति में तब्दील करने के लिए, विक्रय को बढ़ावा देने के लिए हम लोग किस किस तरीके से काम करेंगे, हम लोगों के बीच में पूंजी का जो लगाने का जो स्तर रहेगा वह आपका कितना रहेगा, मेरा कितना रहेगा, अगला के कितना रहेगा, ये सारी बातें उस साझेदारी व्यापार में लिखित होती है। अब होता है प्रश्न क्या, अब इस सवाल में हम देख रहे हैं क्या कि किसी साझेदारी समझौते के अभाव में जो भी बातें आपको बताएं वह बात अगर किया हुआ है जरूर, लेकिन समझौता उस लोगों के बीच में नहीं हुआ कि कितना लगाना चाहिए पूंजी, क्या भविष्य में लाभ होगा, तो वैसी स्थिति में लाभ हानि का जब विभाजन होगा तो भविष्य में किस अनुपात में होगा। और जबकि समझौता हो चुका है तो निश्चित है कि उसमें लिख दिया जाएगा कि आपका 1:1 रहेगा या 1:2 रहेगा या कैपिटल रेशियो के आधार पर रहेगा। लेकिन इस सवाल में क्या है कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि सवाल में किसी साझेदारी के समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। पहला है आपका पूंजी के अनुपात में, मतलब साझेदार लोग जितना पूंजी लगाया उसके अनुपात में, बराबर अनुपात में, विभिन्न अनुपातों में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, अगर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है तो हम लोग बराबर अनुपात में ही बांटेंगे। मतलब वो साझेदारी संस्था में जो भी व्यक्ति रहेंगे, जो भी साझेदार रहेंगे, आप भविष्य के लाभों को उन्होंने बराबर बराबर अनुपात में बांट लेंगे। राइट, अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगली क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। और ये सवाल आपका जैक 2018 और 2020 में भी आया हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में। और सवाल क्या कहता है, देखिए, एक साझेदारी नहीं, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
आपको कई बार मैंने बताया कि कम से कम 2 अधिकतम 20 होनी चाहिए, लेकिन उस साझेदारी संस्था का उद्देश्य बैंकिंग व्यापार करना रहता है तो अधिकतम संख्या 10 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। इसमें किसी प्रकार का डाउट? नो। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में, ये साझेदारी संलेख और ये साझेदारी समझौता दोनों शब्द एक ही है, मतलब पार्टनरशिप डीड इसका इंग्लिश होता है। तो पार्टनरशिप डीड के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। सपोज उस फर्म में साझेदार ही ऋण दिया है लोन के रूप में, तो और किसी प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट का चर्चा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग किस अनुपात पर निकाला जाएगा? 5% पर एनम, दैट मीन्स वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से, या 4% वार्षिक की दर से। तो राइट आंसर विल बी 6% पर एनम। मतलब अगर साझेदारी संस्था में किसी प्रकार का वर्णन न किया हुआ होगा तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज जो दिया जाएगा 6% के दर से दिया जाएगा, वो प्रति वर्ष के हिसाब से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं क्या कि एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है, मतलब वो संपत्ति कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है। एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, जिसका वसूली मूल्य होता है। अमूर्त दैट मीन्स वो संपत्ति, जैसे मशीन है, मशीन का कोई आकार होता है, उसका कोई वजन होता है, वह दिखाई पड़ता है, तो ये मूर्त संपत्ति है। बिल्डिंग का भी वही रूप है और फर्नीचर का भी वही रूप है, सभी को हम लोग देख सकते हैं। एक निश्चित मूल्य भी होता है, उसका एक आकार होता है, लेकिन एक गुडविल ही एक ऐसा चीज है जिसको कहते हैं ख्याति। वह ख्याति ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और ये अमूर्त प्रकृति का होता है और अदृश्य होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी गुडविल। इट मीन्स goodwill is an invisible and intangible assets. Okay, next question you have question number 5। ये देखिए, कुछ हो सकता है सॉल्व करना पड़े। पिछले 3 वर्ष के लाभ थे 6,000, 13,000, 8,000 रुपया, और ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। 2 वर्षों के क्रय पर होगा। ये चैप्टर है दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको क्या करना पड़ेगा? 6 और 13, 19 और 8, 27,000 रुपया में 3 वर्ष से भाग देंगे तो हमारा 9,000 रुपया आ जाएगा, और 9,000 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 18,000। ओके, ये बात समझ में आई? जो स्टूडेंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, मतलब बहुत आपको आसान लगेगा। और जो स्टूडेंट इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ी सी परेशानी होगी कि कैसे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। ओके, अब अगली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने को कहा जाता है। जब हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि पुराने साझेदार जो फर्म को स्थापित किए हुए हैं, और जब किसी नए साझेदार को प्रवेश करवाया जाता है तो उससे पूंजी का रकम लिया जाता है नगद के रूप में, और उससे ख्याति के रूप में बोला जाता है कि आप भी ख्याति के लिए कुछ रकम लाइए। तो इस सवाल में नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने को क्या कहा जाता है? क्या संपत्ति होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या दायित्व होगा, या तो प्रीमियम होगा? तो एक्स्ट्रा वैल्यू के रूप में दे रहा है गुडविल के रूप में, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लिखते थे तो ये आंसर विल बी प्रीमियम। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्रीमियम, अधिमूल्य के रूप में दे रहा है। अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस हो रहा है
कि जैसे जैसे आपको समझा रहे हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रही है और याद भी होते जा रहा है। सपोज यह क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आसानी से आप टिक लगा करके आप 1 नंबर हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। तो आपको हम बताएं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिलेटेड फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है। और इसमें बोला हुआ है कि लाभ या हानि को कौन वहन करेगा। तो जो भी साझेदार साझेदारी संस्था को जन्म दिए हैं, साझेदारी संस्था को निर्माण किए हैं और वह पुनर्मूल्यांकन खाता उस स्थिति में मनाया जाता है जैसे पार्टनर्स का एडमिशन हुआ और उस तारीख को एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो देखने के लिए यह बनाया जाता है, उस दिन अनुभव किया जाता है, उस दिन एहसास किया जाता है कि यह जो नया व्यक्ति जो आ रहा है तो आज के तारीख से पूर्व में जो भी हम लोगों को संपत्ति और दायित्व तो अर्जित हुआ है उसका वास्तव में मूल्य कितना है, जो पहले जो मूल्य था क्या वही मूल्य है कि उसमें बढ़ोतरी हुई है कि उसमें कमी हुई है। तो उस स्थिति में अगर लाभ होता है, अगर मूल्य बढ़ गया है या मूल्य घट गया है तो लाभ या हानि का वहन कौन करते हैं। तो पुराना चीज है, इसलिए बताए आपको कि पुराना चीज अगर किसी प्रकार का रहेगा, पुराना समायोजन तो पुराने साझेदार वहन करेंगे, नया समायोजन रहेगा तो नए साझेदार के साथ साथ में पुराने साझेदार यानी सभी साझेदार वहन करेंगे। लेकिन इस सवाल में है क्या पुराने समायोजन है इसलिए पुराने साझेदार मतलब ओल्ड पार्टनर्स। ओके, इज इट क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक नया साझेदार के प्रवेश के समय, एक नया साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय दैट मींस जनरल रिजर्व को हस्तांतरित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यू हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड ऑप्शन यू हैव ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड ऑप्शन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड फोर्थ ऑप्शन यू हैव रियलाइजेशन अकाउंट। अब सबसे पहले ऑप्शंस को रीडिंग करते हैं और क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरल रिजर्व जो दिया हुआ रहेगा वह किस जगह पर ट्रांसफरेबल होगा। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाया जाता है कि इट इज रिलेटेड फ्रॉम द नॉमिनल अकाउंट और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल टाइप ऑफ द लॉस एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट and all type of the gains and incomes are shown in the credit side of the revaluation account. Just like ये revaluation account, ये revaluation account के अलावे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट तीनों एक समान के जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में भी वही स्थिति है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी वही स्थिति है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में बचता है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं ऑप्शन नंबर 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो सामान्य संचय हमारा जो पुराना है वह पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा, यानी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से इसको ओल्ड रेशियो के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। यस सर। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 में ये चीज क्या है जरूर बता रहा हूं आपको जब बताया गया था कि अकाउंटिंग रेशियो का जो पोजीशन है उस अकाउंटिंग रेशियो में बहुत सारे चीजें को बताया गया है, जिसमें से बोला गया है आपको क्या कि चालू अनुपात क्या है। चालू अनुपात देखिए चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध को दिखाता है कि एक चालू संपत्ति चालू दायित्व के अपेक्षा में कितना है, अर्थात करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो अगर करंट एसेट्स हमारा सपोज ऑप्शन से ही स्टडी करते हैं कि 1 लाख है और करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, तो सोच के आप देखिए कि 1 लाख रुपया का संपत्ति है और 2 लाख का दायित्व है, तो आप भुगतान चाह करके भी पूरी दायित्व को नहीं कर सकते हैं, अर्थात वो स्थिति दिवालिया का स्थिति कहलाता है कि when liabilities more than assets that condition is insolvent position। यहां पर 1:2 भी नहीं होगा, 3:4 भी नहीं होगा, 3:2 भी नहीं होगा, राइट आंसर विल बी 2:1। मतलब आपको स्मरण करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा कि अदर चालू अनुपात
2:1 होता है, मतलब आइडियल करंट रेशियो विल बी 2:1। ओके, लास्ट क्वेश्चन यू हैव, क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श तरल अनुपात कितना होता है? ये आदर्श तरल अनुपात क्या है और किस अनुसार से निकाला जाता है? चालू अनुपात में जो करंट एसेट्स को आपको दर्शाया जाता है, उसमें करंट एसेट्स में स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेटर्स को घटा दिया जाता है और करंट लायबिलिटीज से डिवाइड किया जाता है, तो वह हमारा लिक्विड रेशियो कहलाता है। यह लिक्विड रेशियो को ही नाम है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो यहाँ सवाल में बोला हुआ है क्या, आप याद रखिएगा, आदर्श तरल अनुपात कितना होता है? तो 1:1 होता है। अगर इस रूल्स को अगर कोई भी बिजनेस में अगर फॉलो नहीं किया जाता है, तो वह आने वाले तिथि में वह बिजनेस लाभ की स्थिति में ना होकर के हो सकता है हानि का स्थिति में वो जा सकता है। और एक लाभ कमाने वाली संस्था का प्रधान उद्देश्य होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कि किसी भी हालत में हमको लाभार्जन करना है। अगर उस व्यापार में हर तरीके का ठीक रहता है, हर तरीके का मतलब है मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, फिनेंशियल कैपेसिटी, विभिन्न प्रकार की चीजें, वह सब चीज समन्वय स्थापित करके वह ठीक ठाक से चलते रहता है, तो उसे लाभ होता है। अगर थोड़ी सी भी कमी हुआ तो वो उसे हानि का सामना करना पड़ता है। इस हानि ना हो, इस चीज से बचने के लिए इस तरीके का मेंटेनेंस करना पड़ता है कि करंट रेशियो उसका कितना चल रहा है। अगर उसका करंट एसेट्स कम हो रहा है तो बोला जाता है कि करंट एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, और करंट लायबिलिटीज अगर जितना है उसको कहा जाता है कि करंट लायबिलिटीज को आप घटाना चाहिए। घटाने का मतलब उस भुगतान कर देना पड़ेगा दायित्व को, तो ऑटोमेटिकली घट जाता है। मतलब हमको मेंटेन करना पड़ता है 2:1, और आइडियल करंट लिक्विड रेशियो कितना होता है? 1:1। एक बार समराइज करके आपको फिर अगेन रिमेंबर करवा देते हैं। किसी साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है किस अनुपात में? इक्वल रेशियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम 20, न्यूनतम 2। क्वेश्चन नंबर 3 में साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है, आप लोग याद रखिए 6% वार्षिक की दर से। क्वेश्चन नंबर 4, एक संपत्ति जो कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति का है, जिसका वसूली मूल्य होता है, वह हमारा गुडविल है। ये इनविजिबल और इंटेंजिबल है। पिछले 3 वर्ष के लाभ थे 6,000, 13,000 और 8,000। तीनों को जोड़ देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो 9,000 आएगा, और 9,000 को 2 से गुना करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि लाने को कहा जाता है प्रीमियम। पुनर्मूल्यांकन खाता पर लाभ या हानि को वहन करते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 में एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1, और आदर्श तरल अनुपात होता है, मतलब आइडियल लिक्विड रेशियो होता है 1:1। मतलब इस तरह का सवाल आपका सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपको सारी चीजें बताया जा रहा है, आपके बीच में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी बताया जा रहा है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। आपकी जरूरत है कि प्रत्येक दिन जो भी क्लासेस होती है उसमें से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए, और जो भी क्वेश्चंस को किया जाता है सॉल्यूशन, उसको फॉलो करने के लिए। अगर क्लास में अनुपस्थिति आपकी रहेगी तो जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी नहीं मिलेगा, और फिर अगला दिन भी वही स्थिति रहेगा। इस प्रकार से आपकी तैयारी में बाधा होगी। इसलिए आपसे कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि प्रत्येक दिन क्लास में उपस्थित हो और क्लास में ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद में जो आज उपस्थिति का मतलब यहाँ पर हो रहा है, आपको इंटरनेट के माध्यम से ही क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन के माध्यम से जो भी टाइम है उस टाइम पर आप अटेंड रहिए, और उस बीच में जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम अगर किसी प्रकार का आती है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार से आज की क्लास में ये जो मेरा टॉपिक था उस टॉपिक पर आपको स्टडी मैंने करवा दिया, और आई होप एंड बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये 10 सवाल जो आपका सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है वह भली भांति आप इस चीज को समझ चुके होंगे। This type of the questions are very important for your examination. Okay, और बाकी शेष सारी चीजें तो
क्लासेस बढ़िया तरीके से हो रही है और विशेष फिर अगली क्लास में मैं फिर मिलूँगा। और जो भी क्लास हमारी हो रही है उसमें भली भांति से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया जा रहा है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छा अंजाम दे रहे होंगे। थैंक यू।